जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अनसॉल्व्ड पेपर। कक्षा 10वीं का जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, मैथ का। तो देखिए गणित यहाँ पे लिखा हुआ है, गणित के पेपर को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें 2024 वाले सेट में 7 क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर 7 है, हम एक एक करके सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। देखिए किताब एनसीईआरटी का किताब लगा लेना ही बहादुरी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व्ड जब तक हम नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो अनसॉल्व्ड सॉल्व करना दोस्तों बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। हम 2024 के क्वेश्चन पेपर को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कुछ दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कठिन नहीं आता है, यही सब क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आएगा, बस बहुत करेगा, अंक चेंज कर देगा, या फिर यही क्वेश्चन, ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन ही उठा के दे देता है। तो दोस्तों जो लोग बुक नहीं पढ़े हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इस अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करने से पूरी दिक्कत परेशानियां समाप्त हो जाएगी दोस्तों। आइए हम सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो दोस्तों हम 2024 का जो पहला सेट है उसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया है 2024 का जो पहला सेट है हमारा, देखिए 822 का एचबी है हमारा। इसमें देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। दोस्तों आपको पता है द्विघात बहुपद होता है तो उसके 2 शून्य निकलते हैं, त्रिघात होगा तो 3 शून्य होंगे। रैखिक मतलब जिसका घात 1 होता है। तो दोस्तों जिसका जितना घात होगा उसका उतना शून्य होता है। चैप्टर 2 में बहुपद में आप लोग निकालते थे नहीं, द्विघात बहुपद में x के 2 वैल्यू, तो द्विघात बहुपद में 2, तो त्रिघात बहुपद में दोस्तों शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड पूछा है 140 का, जो कि हम 6 में, 5 में, 7 में ही अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते हैं दोस्तों। आइए निकालते हैं, देखते हैं। 140 का पूछा है ना, तो 140 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए दोस्तों इसको काटिए, 2 सत्ते 14 जीरो। ठीक है दोस्तों, इसको काटिए, 2 35 हम 70। अब देखिए दोस्तों 35 किससे कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35। अब 7 एकम 7, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको छोटा रूप करो दोस्तों, देखिए 2 गुणे 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 गुणे 7। यही हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर और गुणे 5 गुणे 7, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें तीसरा में क्या दिया है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। दोस्तों देखिए ये भी 5, 6, 4 का ही सवाल है, जो कि हम लोग भाग जब देते थे तो उसमें भागफल शेषफल आता था, तो उसका सूत्र क्या होता था, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका ऑप्शन नंबर सी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों ये कई बार आ चुका है, कई बार। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों। इसमें बोला है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो दोस्तों आपको पता है चैप्टर 3 का सवाल है, जो ये रेखाएं संपाती होती थी, समांतर होती थी और प्रतिच्छेद करती थी, तो वही है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। पहले समीकरण दोस्तों लिखते हैं, तो हमारा समीकरण क्या है वो लिख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा समीकरण क्या है, देखिए x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। इसको क्या करिए आप लोग, समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, तो दूसरा समीकरण है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसे समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ से a1/a2 की वैल्यू निकालिए, यहाँ से a1 की वैल्यू निकालिए। तो a1 की वैल्यू देखिए x के आगे कौन सी संख्या, एक, कुछ नहीं तो एक मान लो। अब b1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो b1 बराबर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और c1 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों। a2 की वैल्यू निकालिए, तो a2 बराबर माइनस का 3 चिन्ह के साथ रखिएगा दोस्तों। अब b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो b2 बराबर हमारा -6, और c2 बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। देखिए a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, तो ऐसे a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 बराबर देखिए a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू -3, यानी कि -1/3। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे क्या करेंगे, b1/b2 निकालते हैं। तो दोस्तों b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा, 2/-6। तो 2/-6 मतलब कि 2 ×
कम 2, 2 तिहाई 6 यानी -1/3। ये माइनस ऊपर है चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और C1/C2 बराबर देखिए 5/1। इससे क्या पता चला दोस्तों कि A1/A2 की वैल्यू -1/3, B1/B2 की वैल्यू -1/3, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2। क्यों दोस्तों, देखिए C1/C2 5/1 है, जबकि ये दोनों -1/3 -1/3, तो ये दोनों तो बराबर है ना। और एक क्या C1/C2 ना नहीं बराबर है, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा प्रतिबंध मिलता है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों कि रेखाएं हमारी क्या है, समांतर है। क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर, ठीक है दोस्तों, समांतर रेखा। अच्छा दोस्तों बताइए, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इस केस में क्या होता है, कौन सा हल मिलता है। समांतर का मतलब एक रेखा ये है तो ऐसे दूसरी उसके नीचे चलती जाएगी, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो कोई हल भी नहीं मिलेगा, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन में मैच कराते हैं, कौन सा ऑप्शन है इसका। इसमें देखिए अद्वितीय, अद्वितीय मतलब क्या होता है, एक हल। 2 ये भी नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक ये भी नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रेखाएं हमारी समांतर है, जब समांतर हैं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का सवाल है, इसमें सार्वांतर पूछा है। सार्वांतर मतलब कितना कितना का अंतर, आपको पता है दोस्तों, समांतर श्रेणी हमारी -5 है, -1 है, 3 है, 7 है ना। इसका सार्वांतर निकालना है तो सार्वांतर का फार्मूला क्या होता है, पिछले में से हम अगले को घटा देते हैं, यानी कि सार्वांतर निकालने के डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1, ठीक है दोस्तों। तो डी की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितना है, तो A2 की वैल्यू -1 है, ये माइनस रहने दो। A1 की वैल्यू दोस्तों क्या है, तो A1 की वैल्यू हमारी -5 है, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4, यानी सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है दोस्तों। हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आगे क्या दिया है इसमें। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तीकर पूछा है दोस्तों। आपको पता है विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। देखिए यहाँ पे b² - 4ac, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। अच्छा ये बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलिए लगाते हैं। आइए देखिए, इसमें दो बिंदु हमें ए दिया है, 2,3 और 4,1, इसके बीच की दूरी निकालते हैं दोस्तों। देखिए तो पहला बिंदु दोस्तों, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे था, एक बिंदु यहाँ पे था, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, यही पहला बिंदु हमारा 2,3 है, और दूसरा बिंदु दोस्तों हमारा क्या है, दूसरा बिंदु है 4,1। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, मिलाइए तो इसके बीच की दूरी का एक फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये x1 x2 की वैल्यू कहाँ है, देखिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की। चलिए वैल्यू रखिए, देखिए x2 मतलब कि 4, x1 की वैल्यू मतलब 4 - 2, 4 - 2 दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू 1, और यहाँ पे -3 करेंगे तो 1 - 3 दोस्तों -2 होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, सॉल्व करो दोस्तों, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 करड़ी में 8। अब दोस्तों देखिए, करड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा है, ठीक है। करड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आपको पता है करड़ी में कोई संख्या, एक ही संख्या 2 बार होती थी, इसमें से बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 2, ठीक है दोस्तों। ये वाला हमारा ऑप्शन, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने फार्मूला लगाया, बस x1 x2 की वैल्यू रख दिया, इतना आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, ये वाला बी, 2 करड़ी में 2, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया एक द्विघात समीकरण है इतना, इसमें यम के मूल बराबर हैं, मूल बराबर है दोस्तों, तो यम का मान पूछा है। एक द्विघात समीकरण है, यहाँ पे बोला है कि मूल बराबर है दोस्तों। अगर मूल बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, विविक्तीकर में जाएंगे। विविक्तीकर में कौन सा केस होता है, मूल बराबर होने पर, यानी कि b² - 4ac हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाते हैं, देखिए तो देखिए b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी कंडीशन पे क्या होता है, हमारा मूल समान होता है दोस्तों। जब मूल समान होगा तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। चलिए हमारा समीकरण क्या था, तो समीकरण हमारा इधर लिखते हैं, 3x² था -12x प्लस का यम बराबर 0। इसमें a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है। देखिए a की वैल्यू 3 है, अब b की वैल्यू क्या है, -12, और c की वैल्यू तो यम है,
ठीक है दोस्तों। देखिए ए बी सी, ठीक है, इसमें रखिए तो b का स्क्वायर मतलब हमारा क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो b मतलब -12 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 3 गुणे c की वैल्यू क्या है m बराबर 0। देखिए 12 का स्क्वायर 12 बार हम 144। दोस्तों देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा, 12 का स्क्वायर -144। अब क्या हो जाएगा, सॉरी 144, यहाँ -4×3 12m, ठीक है, 12m बराबर 0। -12m उधर जाके क्या हो जाएगा +12m, 144 बराबर 12m। अब आपको पता है 12 12 हम 144, यानी m बराबर कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया, ठीक है दोस्तों। जब मूल बराबर होगा तो हम क्या करेंगे भी विकटीकर का फार्मूला लगाएंगे, m बराबर हमारा कितना आ गया 12। अब इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला डी, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो और 2a एक भुजा की लंबाई 2 उनके शीर्ष लंब की लंबाई। देखते हैं ये भी सवाल कैसे लगता है। चलिए दोस्तों लगाते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज बोला ना, पहले एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। चलिए समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज हम बनाते हैं ऐसे कुछ। देखिए समबाहु बोला तो इसका मतलब सारी भुजाएं समान है। एक भुजा की लंबाई 2a है, दूसरा भी तब 2a, ये भी 2a। शीर्ष से लंब पूछा है ना दोस्तों, शीर्ष लंब की लंबाई, इसमें एक शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष, तो यहाँ से शीर्ष से एक लंब खींच लो, यही शीर्ष लंब की क्या हो जाएगी लंबाई। देखिए दोस्तों जब लंब खींचेंगे तो एक 90 डिग्री का कोण पे आएगा। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री के, तो ये जो a है b है c है इसको क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हम लंब खींचेंगे, ये रेखा थी हमारे 2a, तो ये आधा आधा बट जाएगी, इतना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक a हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक a, तब न a 2a हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों a d b त्रिभुज समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारा क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर लो बराबर लंब, यही वैल्यू निकालनी है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है। देखिए दोस्तों आधार यही है, क्योंकि इसी त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं, तो इसी त्रिभुज में काम कर रहे हैं, तो हमारा इतना क्या है खाली a है, तो a का स्क्वायर करो, ठीक है दोस्तों। यहाँ 2 दूना 4a स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर ले लो, माइनस a स्क्वायर, उधर प्लस का था इधर माइनस, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकल जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, उधर यल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इधर आके करड़ी बना लेगा, तो 3a स्क्वायर बराबर यल। देखिए a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा और करड़ी में 3, यानी शीर्ष लंब की लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगा a करड़ी में 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a करड़ी में 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सारणी का माध्य पूछा है ना, तो माध्य अब दोस्तों हमको निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ उसका डायग्राम बना लिया है, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो आपको पता है कि माध्य बराबर पहले होता क्या है, माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग, तो क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई, यक्स आई कुछ ऐसे फार्मूला होता है, और नीचे क्या होता है समेसन ऑफ एफ आई। एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी बारंबारता, तो समेसन मतलब जोड़ बताता है, एफ आई का सबको जोड़ लो, 3 2 5 4 9 9 2 11 11 3 14, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ के बटे 2 करते हैं, 3 1 4, 4 बटा 2 कितना हो जाएगा 2, 5 3 8 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, और 7 5 12 बटा 2 तो 6, 9 7 16 बटे 2 8, और 11 9 20, 20 बटा 2 दोस्तों 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा यक्स आई है, ये एफ आई का गुणा यक्स आई में करना है, एफ आई का गुणा यक्स आई में, तो 3 दूना 6, 2 चौके 8, और 4 6 24, और 2 8 16, और 3 10 में 30। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई तो हमने निकाल लिया, लेकिन उसका समेसन मतलब जोड़ निकालना है, तो जोड़िए इसको, 8 6 14, और 14 और 24 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 24 10 34, 34 4 38, और 38 10 48, 48 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 54, और उसके बाद क्या हो जाएगा 54 में दोस्तों 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है दोस्तों। यानी अब माध्य हमारा कितना आ जाएगा, देखिए समेसन एफ आई एक्स आई 84 हो गया, और नीचे हमारा 14।
ठीक है, समेसन एफ आई 14 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों 84, यानी माध्य बराबर 6। दोस्तों अगर आपको माध्य निकालना पता है तो आपको पता है कि ऐसे ही माध्य निकालेंगे, वैसे एक नंबर में देना नहीं चाहिए था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट 6 हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा एक आता है, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, कट के एक आ जाएगा। अगर यही दे दे साइन 27 माइनस कॉस 63, माइनस लगा के दे दे तो जीरो कर देना, क्योंकि दोनों सेम है, सेम में सेम घटाओगे तो जीरो आ जाएगा, और सेम का सेम बटे में करोगे तो एक आएगा। कैसे सेम है वो भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन 27 ना, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, हमारा 11 नंबर का, साइन 27 डिग्री बटे क्या है कॉस 63 डिग्री। कैसे दोस्तों, देखिए 63 और 27 जब जब जोड़ने पर, कोई भी संख्या हो जोड़ने पर 90 आ जाता है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक को बदल दो, साइन 27 को साइन को बदलेंगे तो देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 27 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से घटा दो, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, और नीचे क्या है कॉस 63। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 90 में 63 घटाएंगे 27 आ जाएगा। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा हमारा 63 है, और कॉस 63 बटे कॉस 63, देखिए दोस्तों कट के एक आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए ऐसे दोस्तों, ए वाला यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा तो ए का ही मारना, इतना समझ लेना। ठीक है दोस्तों, अब 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बराबर कर्डिन 3/2 है, तो साइन 2a का वैल्यू चाहिए। तो चलिए आइए लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कॉस 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कॉस ए बराबर दोस्तों कितना है, कर्डिन 3/2। तो हमें क्या पूछ रहा है, साइन 2a का वैल्यू, साइन 2a बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ से हमें e का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, कॉस ए बराबर, अब देखिए दोस्तों कर्डिन 3/2 जो है कॉस के किस मान पे आता है, इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस 30 डिग्री। देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना कर्डिन 3/2, तो चाहे ये लिखे चाहे मतलब एक ही है। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर हमारा 30 डिग्री आ गया। अब देखिए यही ए की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो साइन है, साइन रहने 2 है, 2 गुणे ए की वैल्यू हम 30 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, साइन 2 गुणे 30 60, और साइन 60 की वैल्यू दोस्तों कर्डिन 3/2, एकदम वही आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो कर्डिन 3/2 हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है 13 नंबर का 1 + tan स्क्वायर या पाद में 1 + cot स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है दोस्तों, त्रिकोणमिति का है। देखिए फार्मूला ही डायरेक्ट, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, या तो आप इसको साइन और कॉस में भी चेंज करके लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए दोस्तों। देखिए इसमें क्या दिया है, चलिए इधर थोड़ा सा क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ए अपान में 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा ए है, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, सॉरी कोसेक होगा यहाँ पे। अब देखिए आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए है यहाँ से, अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 / cos स्क्वायर ए। अब फिर ये नीचे क्या हो जाएगा, कोसेक 1 अपान में साइन स्क्वायर, कोसेक को हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर ए नीचे है, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों आपको पता है साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, इसका आंसर यहाँ पे है, तो टैन ए, साइन ए बटे कॉस है, टैन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, टैन स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें दोस्तों क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अच्छा दोस्तों देखिए ये दोनों पक्ष बराबर बोल रहा है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो मतलब ए के किस वैल्यू क्या रख देंगे ए पे कि हम ये दोनों बराबर हो जाए। अच्छा बताइए दोस्तों, ए पे अगर हम 0 रख दें, ऑप्शन से इमेज कराऊँ, 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब देखिए इधर क्या है, 2 साइन है, साइन ए की जगह पे 0 रखना है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, और फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, यानी कि ये दोनों 0 पे बराबर दे दिया, इसीलिए ए सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ए की जगह पे देखो ए बराबर है तो किसके बराबर होगा, तो ए की जगह पे 0 रख दें, तो 2 × 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0, साइन 0 0 होता है, और 2 × 0 करेंगे 0, यानी कुल मिला जुला के 0 बराबर 0, इसी पे सही हो जाएगा। अगर ये सब रखेंगे तो नहीं बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। 22 सेंटीमीटर परिधि बोला है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वृत्त बनाएंगे, परिधि बोला वृत्त बनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक वृत्त ऐसे बना लेते हैं कुछ।
अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें चतुर्थांश बोला है ना, तो हम वृत्त को 4 भागों में बांट देते हैं। चतुर्थांश मतलब कि एक भाग पता चल जाएगा तो वही सब होगा, क्योंकि चतुर्थांश तो बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, परिधि इसका दिया है दोस्तों, परिधि क्या दिया है हमें, 22 सेंटीमीटर दिया है। देखो परिधि बराबर कितना है, लिख लेते हैं, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। देखिए दोस्तों, परिधि दिया है, अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या की जरूरत होगी। परिधि से क्या लेंगे हम, परिधि मतलब होता क्या है, पूरी लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो परिधि का फार्मूला लगाओ, देखो 2 पाई आर बराबर 22 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 1 गुणे आर बराबर 22। अब देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो हमारा आर बराबर क्या हो गया, ये नीचे है उधर जाके ऊपर, ये इधर ऊपर है तो इधर आके नीचे, 7/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना, अच्छा देखिए दोस्तों, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, अब बटे 4 कर देंगे तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में बटे 2 करेंगे, तो चतुर्थांश का निकालेंगे तो पूरा बटे 4 करेंगे, क्योंकि पूरे वृत्त में से ये क्या है, चौथाई भाग है ना। तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा चतुर्थांश का निकालना है तो बटे 4 कर देंगे बस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुणे त्रिज्या कितना निकाले हैं दोस्तों, 7/2, तो 7/2 और गुणे में स्क्वायर है तो 7/2। ठीक है, 4 कर दो। देखिए दोस्तों, 2 से 11 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए तो 11 सते 77, तो 77 ऊपर हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 77/8 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 77/8 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल संयोजन। देखिए दोस्तों, कैप्सूल ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कैप्सूल का संयोजन कैसे होता है, तो हम पहले कैप्सूल बनाते हैं। अच्छा कैप्सूल बनाने के लिए हमें क्या होता है, कैप्सूल हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, पता है इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ टाइप बना होता है। तो पहले क्या करो, एक बेलन बना लो, बेलन बना लो, ऐसे बेलन हमारा बन जाता है अब दोस्तों। लेकिन अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तो इसके ऊपर अर्धगोला जोड़ दे। देखो अर्धगोला ऐसे ही होता है ना, तो यानी कि 2 ठो अर्धगोला और एक के बेलन, तो 2 गोला और 2 अर्धगोला और एक बेलन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच कराइए, तो एक बेलन एवं 2 गोले का, नहीं 2 अर्धगोले का, एक बेलन एवं एक नहीं, ये भी नहीं, एक बेलन एवं 2 अर्धगोला का, ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। एक बेलन और उसके किनारे पर 2 अर्धगोला लगा हुआ है, तो हमारा उसी से कैप्सूल बन जाएगा। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि माध्य और बहुलक क्रम से, ये माध्य बहुलक माध्यिका पूछा है दोस्तों। एक फार्मूला इसका होता है, क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला जो होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर दोस्तों बहुलक, तो बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूला हमें रखना है। देखिए इसमें माध्य और क्या दिया है, बहुलक दिया है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे, हाँ इसमें देखिए माध्य और बहुलक 32 और 35, यानी कि हमारा माध्य बराबर क्या है, तो माध्य बराबर हमारा कितना है 32, अब बहुलक बराबर कितना है हमारा दोस्तों, तो बहुलक बराबर हमारा 35। तो हमें माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है, माध्य क्या माध्यिका एक ही होता है। तो देखिए दोस्तों, इसी फार्मूला पर रखिए, बहुलक की जगह पे 35 रख दो, बराबर 3 गुणे माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य की वैल्यू कितना है 32। ठीक है दोस्तों, अब 35 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 32 गुना 64। देखो यहाँ पे माइनस 64 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 35 + 64 बराबर 3 माध्यिका। अब इसमें जोड़िए, तो 5 4 9 और 6 3 9 ना, बराबर 3 है। अब देखिए 3 से 3 काट देगा 33 बार में, यानी दोस्तों हमारा यम बराबर कितना आ गया 33, यानी कि माध्यिका कितनी आ गई हमारी 33। दोस्तों यही फार्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अगर इसी फार्मूला पे कोई भी 2 दिया है, चाहे ये 2 दिया है तो इसकी वैल्यू निकालना निकल जाएगा, ये एक को छोड़ेगा 2 की वैल्यू देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फार्मूला याद कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आप पिछले सेट में उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा देता है इसी फार्मूले पे, तो याद
याद कर लीजिएगा, 2 गुणे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग। देखिए दोस्तों, इसमें बहुलक वर्ग बोला है, तो बहुलक वर्ग तो बहुत आसान है। नीचे वाला बारंबारता देखो कौन सबसे अधिक है, 19 सबसे अधिक है, तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा क्या हो जाएगा, 15 से 20। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुलक वर्ग बहुत आसान होता है, नीचे बस बारंबारता देखना है कौन सबसे अधिक है, वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर, 2 पासा उछाला गया, वो भी एक साथ। एक पासा मतलब दोस्तों जो लूडो वाला होता है, 2 पासों के एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की क्या प्रायिकता है। दोस्तों इसके लिए हमें क्या कुल घटना बनाना होगा। दोनों पासा उछालने पर मतलब कब कब योगफल 10 आता है, तो हम बना करके दिखाते हैं यहाँ पे आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बना चुके हैं। देखिए दोस्तों, जब 2 पासों को उछाला जाता है तो आपको पता है, हो सकता है कि दोनों पासा उछाला गया, पहले पर क्या गया 1, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, ऐसा हो सकता है ना, 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे देखिए यहाँ पे बना। लेकिन इसमें पूछा क्या है दोस्तों कि दोनों पासों पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसका योग हमें 10 आता है। तो देखिए हो सकता है 10 कब मिलेगा, हो सकता है दोनों को उछाला गया, पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 6, तब 10 मिल जाएगा। इनका योग ही पूछा। एक तो हो सकता है दोनों पर 5 5 आ जाए, एक तो हो सकता है पहले पे 6 दूसरे पर 4। तो ऐसे कितने कंडीशन है, कितने संभावना, 3। तो दोस्तों प्रायिकता बराबर जो होता है फार्मूला, संभव घटना क्या होता है, संभव घटना बटे कुल घटना। ठीक है दोस्तों, कुल घटना। अब देखिए कुल घटना तो आपको पता है 36 होगा, क्योंकि पहले में 6 12 18 ऐसे 24 ऐसे कुल 36 हो जाएगा। तो कुल घटना हमारा 36। संभव घटना क्या है, बोला है कि किन किन मतलब कि योगफल 10 आता है, तो 1 2 3 यानी 3 मतलब काट दो 1/12। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1/12 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, एक पासे को एक बार फेंका गया तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए दोस्तों, एक पासा को अब बोला कि एक बार फेंका गया, तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक पासा को आप उछालेंगे तो इसमें 6 ही संख्या होती है ना, लूडो वाला पासा। हो सकता है चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6, लेकिन बोला है दोस्तों देखिए इसमें हमें कि वो सम संख्या आए। क्या है, सम संख्या। ये दोस्तों प्रायिकता बहुत आसान होता है। सम संख्या देखिए इसमें क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, यही 3 है ना। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव घटना, संभव घटना बटे कुल घटना। ठीक है दोस्तों, कुल घटना। अब इसमें कुल घटना क्या हो जाता है, पहले लिख लो, कुल 6 ही है इसमें। संभव घटना क्या है दोस्तों, सम संख्या पूछा है, तो चाहे 2 आ जाएगा, चाहे 4 चाहे 6 यानी 3, तो यानी कि 1/2। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे कहाँ, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों देखिए हम पूरा सेट यहाँ पे बहुविकल्पी कराएंगे। अगर आपको ये वाला भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा हम जल्दी किए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो हम थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बताएंगे। अच्छे से क्या मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो छोटा छोटा क्वेश्चन था ये आप लोगों को तो आता ही होगा। अब हम वीडियो सेट 2 का हम डालेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको सॉल्व तो कर लीजिएगा, ये तो है दोस्तों। और वीडियो शेयर भी कर देना अगर अपने मित्रों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम से हर संबंधित मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर वीडियो एक बार हम रोज़ाना प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।